Hello everyone. In this video we will be discussing a very important topic from examination point of view. आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेल एंड लीज बैक का ऑपरेटिंग लीजेस का टॉपिक एज पर AS19. Yes, we will be discussing operating leases under sale and leaseback topic as per AS19. Now, ICAI asks a question on this topic every other attempt. It is a very important topic from examination point of view. इस पे CA Institute 5 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछता है एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें गलती करके आते हैं या ये क्वेश्चन छोड़ के आते हैं. अब ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो इसमें मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिससे कि आप ये टॉपिक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो 2 मिनट में पूरा क्वेश्चन वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि ये टॉपिक में हमें कौन सी चीजों पे फोकस करना है और क्या क्या चीजें समझनी है. तो सबसे पहले जब मैं सेल एंड लीज बैक की बात करता हूं, ये टॉपिक की मैं बात करता हूं, तो यहां पे हम अभी बात कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ सेलर और लेसी. हम किसके बुक्स की बात कर रहे हैं? सेलर या लेसी के. मतलब यहां पे एक पर्सन है हु इज द सेलर, देयर इज अनदर पर्सन हु इज अ परचेजर. सेलर अपना असेट परचेजर को सेल कर रहा है एंड अगेन क्या कर रहा है, उस परचेजर से ये सेम असेट ऑन लीज ले रहा है. What is the seller doing? Seller is first selling his asset to the purchaser and then taking the asset back on lease. मतलब अब ये सेलर क्या बन जाता है? Now this seller becomes the lessee and the purchaser becomes the lessor. ये चीज क्लियर? ठीक है. अब देखो इसमें होता क्या है. सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट में 3 चीजों पे ध्यान देना है. कौन सी 3 चीज? पॉइंट नंबर 1, सेलिंग प्राइस. सर व्हाट इज सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस सिंपल मतलब आप कोई भी असेट को कितने में बेचेंगे. यहां पे अगर सेलर ने मशीन बेचने की बात की है तो वो ये इस मशीन को कितने में बेचेगा. पॉइंट नंबर 1. सेकेंड चीज उसकी फेयर वैल्यू. ये मशीन की फेयर वैल्यू मतलब उसकी मार्केट में अभी क्या वैल्यू चल रही है. अगर हम मार्केट में ओपनली देखने जाए, एक उसका वैल्यूएशन देखने जाए, तो आज उसका वैल्यूएशन, उस मशीन का वैल्यूएशन कितना है. एंड नंबर 3, कैरिंग अमाउंट. कैरिंग अमाउंट का मतलब सिंपल ये होता है कि आप उस असेट को, उस मशीन को अपने बुक्स में कितने अमाउंट पे दिखा रहे हो, दैट इज द कैरिंग अमाउंट. तो यहां पे हम बेसिकली बात कब कर रहे हैं कि ये जो सेलर है, जब ये परचेजर को ये असेट बेचने जाता है, हम ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं. कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं? व्हेन द सेलर वांट्स टू सेल हिज असेट टू द परचेजर, राइट. तो यहां पे हमें 3 चीजें देखना पड़ेगा. नंबर 1 बी द सेलिंग प्राइस, नंबर 2 बीइंग द फेयर वैल्यू एंड नंबर 3 बीइंग द कैरिंग अमाउंट. इन्हीं 3 चीजों के अराउंड ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा रिवॉल्व होता है. तो अब ये 3 चीज को हम कैसे क्या ट्रीट करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बहुत इजीली बैठ जाए. तो सब लोग अब ये ध्यान से सुनना. आई विल बी टेलिंग यू अ थंब रूल. इट इज अ वेरी सिंपल थंब रूल और ये एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल ये जो यहाँ पे थंब रूल मैंने दिया है वो अप्लाई करना है और आपका आंसर उस चीज का आ जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज जस्ट अ 2 स्टेप थंब रूल. एग्जाम में भी इस टॉपिक के क्वेश्चन को आपको ये 2 स्टेप्स ही अप्लाई करके पूरा सॉल्व करना है. तो चलिए देखते हैं ये थंब रूल कहता क्या है. तो सबसे पहले देखिए, इसमें मैंने बोला है दैट यू हैव टू कंपेयर द फेयर वैल्यू and the carrying amount. What do you have to do? You have to compare the fair value and the carrying amount. आपको कोई भी मशीन या कोई भी असेट के बारे में बोला गया है कि सेलर इज सेलिंग दिस असेट टू द परचेजर. तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए उस असेट का फेयर वैल्यू और उस असेट की कैरिंग अमाउंट. मतलब क्या? मतलब ये है सिंपल भाषा में कि अब देखिए ये जो सेलर है, 2 चीजें, फेयर वैल्यू और इसका कैरिंग अमाउंट. कैरिंग अमाउंट मतलब क्या था? जो बुक में वैल्यू लिखी हो. तो मैं आपको बोलता हूं कि समझिए ये सेलर ने इस असेट को अपनी बुक में 100 रुपए पे लिखा था और उसका फेयर वैल्यू भी 100 रुपए था.
मतलब मार्केट में आज अगर उस असेट को बेचने जाओ तो उसका वैल्यू 100 मिलेगा, सेलर ने अपने बुक्स में भी उसको 100 पे लिखा है, तो क्या कोई भी दिक्कत है यहां पे? आंसर इज नो, इट इज एब्सोल्युटली राइट वैल्यू जितने पे सेलर ने लिखी है, राइट? तो यहां पे देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। सेकेंड केस, ये असेट की फेयर वैल्यू तो अभी भी 100 है, सेलर ने इसे अपनी बुक्स में 95 पे लिखा है। मतलब अगर आज मैं इस असेट को बेचने जाऊं मार्केट में तो 100 रुपए पे बिकेगा, बट मैं अपनी बुक्स में इसे 95 पे लिख रहा हूं, तो क्या अब यहां पे कोई इश्यू है क्या? आंसर रिमेन्स स्टिल नो, अभी भी यहां पे कोई भी इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, मार्केट में भले ही वो 100 रुपए पे बिक रहा है और मैंने 95 पे लिखा है, आज अगर मैं कहता हूं कि मार्केट में 100 रुपए पे बिक रहा है, मुझे भी 100 पे लिखना चाहिए, तो मैं प्रूडेंस प्रिंसिपल को वायलेट करूंगा। कैसे? अगर मैं 5 रुपए से अपने असेट को बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, जो इनकम मुझे अभी तक रियलाइज नहीं हुई है मैं उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दूंगा। तो क्या मैंने अभी 5 रुपए से असेट को बढ़ाने की जरूरत है? आंसर इज नो। जब आप बेचेंगे और बेचने पे आपको एक्चुअली 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ तभी आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, अभी करेंगे क्या? नहीं। केस नंबर 3, ये फेयर वैल्यू इसकी 100 है असेट की और सेलर ने अपनी बुक्स पे इसे 105 पे लिखा है, तो क्या अब कोई यहां पे दिक्कत है? आंसर इज यस। हम हमारी बुक्स में इस असेट को 105 पे लिख रहे हैं, बट मार्केट में जब इसे बेचने जाएंगे, एक फेयर ट्रेड करने जाएंगे, तो केवल 100 रुपए हमें मिलेगा। तो क्या हमने बुक्स पे सही वैल्यूएशन दिखाया है क्या? आंसर इज नो। हमें क्या करना पड़ेगा, अब असेट की वैल्यू को 5 रुपए से कम करना पड़ेगा। सर क्यों कम करना पड़ेगा 5 रुपए से? क्योंकि हमारे बुक्स में उसकी वैल्यू 5 रुपए से ज्यादा है, मार्केट में बेचेंगे तो केवल 100 रुपए मिलेगा, मतलब हमें 5 रुपए का लॉस होगा। और प्रूडेंस कहता है कि जब भी आपको एंटिसिपेटेड लॉसेस दिखता है उसको अभी से रिकॉग्नाइज कर लो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 रुपए का एक लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बट जो सेकेंड केस था, जब प्रॉफिट था, वो क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया? क्योंकि प्रॉफिट हम एंटिसिपेटेड बेसिस पे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, वो केवल तब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब क्या हुआ हो, जब वो एक्चुअली हमें रियलाइज हुआ हो। मे नॉट बी इन कैश, बट जब वो रियलाइज हुआ, मतलब जब आपने ट्रांजैक्शन किया, सेल किया, केवल तभी आप प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर सकते हो। लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आप एंटिसिपेटेड बेसिस पे भी कर सकते हो। ये चीज क्लियर? ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां पे उस असेट की फेयर वैल्यू को उसकी कैरिंग अमाउंट से कंपेयर किया। तो मैं फर्स्ट केस में देखता हूं दैट देयर इज नो नीड टू चेंज द कैरिंग अमाउंट इन माय बुक्स। कैरिंग अमाउंट अगर 100 है तो 100 ही रहने दो, क्योंकि देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यू बिटवीन द फेयर वैल्यू एंड द कैरिंग अमाउंट। तो मेरी कैरिंग अमाउंट अब कितनी रहनी चाहिए बुक्स में? 100। सेकेंड केस में भी मैंने देखा कि फेयर वैल्यू 100 है, कैरिंग अमाउंट 95 है, तो अगेन देयर इज नो इशू। कैरिंग अमाउंट कैन बी लेस देन द फेयर वैल्यू, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू या कम हो सकता है। तो अभी कोई कैरिंग अमाउंट चेंज करने की मुझे जरूरत है क्या? आंसर इज नो। तो कैरिंग अमाउंट अभी भी मैं 95 पर ही रखूंगा। थर्ड केस में मैंने देखा कैरिंग अमाउंट 105 था और फेयर वैल्यू केवल 100 था, मतलब कैरिंग अमाउंट ज्यादा था। अब कोई इशू है क्या? यस, नाउ देयर इज एन इशू। माय कैरिंग अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन द फेयर वैल्यू, बिकॉज मुझे अभी के अभी फ्यूचर लॉसेस दिख रहे हैं, तो आई नीड टू रिकॉग्नाइज दैट लॉस। और लॉस रिकॉग्नाइज करूंगा मतलब मुझे कैरिंग अमाउंट भी असेट का कम करना पड़ेगा। ये चीज समझे। अगर आप लॉस रिकॉग्नाइज किए तो एंट्री क्या पास करेंगे? योर एंट्री विल बी P&L अकाउंट डेबिट। P&L में लॉस रिकॉग्नाइज होगा और असेट को हम क्रेडिट करेंगे, मतलब उसकी कैरिंग अमाउंट हम कम करेंगे। तो यहां पे मुझे कैरिंग अमाउंट कम करके कितने पे लाना पड़ेगा? 100 पे लाना पड़ेगा। 5 रुपए से मुझे ये कैरिंग अमाउंट कम करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर? ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि फेयर वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट को कंपेयर किए और उससे हमने क्या देखे कि हमारा ये कंपैरिजन के बाद कैरिंग अमाउंट कितना होना चाहिए। तो कंपैरिजन के बाद जो कैरिंग अमाउंट आता है उसे मैं नाम दे देता हूं रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। ये चीज क्लियर? तो यही चीज मैंने थंब रूल के फर्स्ट स्टेप में लिखी है और वो ये कहता है कि कंपेयर
फेयर वैल्यू विद द कैरिंग अमाउंट और उससे क्या निकालो, कैलकुलेट द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। इससे क्या निकालना है आपने, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। अगर मुझे बताइए फेयर वैल्यू इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट, क्या हमें कैरिंग अमाउंट में कोई भी चेंज करना पड़ेगा? नहीं। तो हमारा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट भी क्या रहेगा, इट विल बी द सेम ओनली। बताइए इफ द फेयर वैल्यू इज हायर देन द कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट, क्या अब कैरिंग अमाउंट चेंज करना पड़ेगा? आंसर इज नो। तो मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट भी जितना था ओरिजिनली उतना ही रहेगा। बट अगर मेरा फेयर वैल्यू इज लेस देन द कैरिंग अमाउंट, तो क्या मुझे कैरिंग अमाउंट चेंज करना पड़ेगा? यस, कैरिंग अमाउंट अब कम करना पड़ेगा, जितने से भी वो ज्यादा था फेयर वैल्यू से। तो अब मेरा कैरिंग अमाउंट रिवाइज होगा, 5 रुपए से कम हो जाएगा और 100 हो जाएगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द थंब रूल? कंपेयर फेयर वैल्यू विद द कैरिंग अमाउंट एंड कैलकुलेट रिवाइज कैरिंग अमाउंट। ठीक है, अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या कहता है। सेकेंड स्टेप में कहता है कि आप अब ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट को सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर कीजिए। तो अब देखिए, मैंने यहां पे जो ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट किया है, यहां पे जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट किया है उसको अब सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करता हूं। तो ये जो सेलर है, जब ये असेट को बेचता है, किसे? परचेजर को, राइट? तो इसे इसने बेचा 105 पे। कितने पे बेचा? 105। हमारे बुक में कैरिंग अमाउंट कितना था? हमारे बुक में कैरिंग अमाउंट था 100। इसको बेचा 105 में। तो मुझे बताइए यहां पे क्या हुआ? 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये चीज क्लियर? ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि यही सेलर इसे अब 100 में बेचता है, मैं केस 1 वाला ही कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि बाकी केसेस में भी सेम ही अप्लाई होगा। तो अब अगर इसको 100 में बेचा तो क्या यहां पे कुछ भी प्रॉफिट या लॉस हुआ? नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। एंड अगर इसको 95 में बेचा तो क्या यहां पे कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ? यस, 5 रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है, तो अब हमने बेसिकली क्या करना है, जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है कैरिंग अमाउंट और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करके, वो हमने रिकॉग्नाइज करना है। ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में आपने करना क्या, सबसे पहले यू हैव टू कंपेयर द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट दैट इज बीइंग सोल्ड विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट। और उससे हमने ये देखना है कि वो कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो उसे कम करो, और कम करने पे आपको जो भी लॉस होगा, कम करने पे आपको जो भी लॉस होगा वो रिकॉग्नाइज करो और आपकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट भी निकाल लो। ये चीज क्लियर? अब जो भी आपकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आई है, वो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट को किसके साथ कंपेयर करो? आपकी सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करो, और रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट को सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करके आपका जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर दो। सो सिंपल, यू जस्ट हैव टू फॉलो दीज 2 स्टेप्स इन दिस कॉन्सेप्ट एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन जस्ट 2 मिनट्स। अब देखिए, ये जो मैंने आपको थंब रूल अभी पढ़ाया, उससे रिलेटेड टोटल 9 सिचुएशंस अराइज होते हैं। टोटल 9 सिचुएशन अराइज होते हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। जो 9 सिचुएशंस अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और हर ये जो 9 सिचुएशन होंगे उसमें से हर एक सिचुएशन पे हम यही थंब रूल अप्लाई करके हमारा आंसर निकालेंगे। सर यहां तो हमें टोटल 10 सिचुएशन दिख रहे हैं। यस, यहां पे दिख जरूर 10 सिचुएशन रहे, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे जो थर्ड कॉलम है उसमें सेकेंड सिचुएशन का ए पॉइंट और बी पॉइंट है, मतलब बेसिकली दैट इज द सेकेंड सिचुएशन ओनली। तो थर्ड कॉलम में भी 3 ही सिचुएशन है। तो ये जो टोटल 9 सिचुएशंस यहां पे आपको दिख रही है, उस पे हमारा डिस्कस किया हुआ थंब रूल अब हम अप्लाई करके देखेंगे क्या हमारा आंसर सही आता है या नहीं। तो चलो, अब सबसे पहली जो 3 सिचुएशन हमें फर्स्ट कॉलम में दी हुई है, उसमें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हर केस में सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 केसेस में हमारा सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू इक्वल रहेगा, जो हमारा यहां पे हेडिंग में दिया है, दैट सेलिंग प्राइस इज इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू। तो देखो, अब यहां पे केस नंबर 1, अब मैं इस केस नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं।
यहां पे मुझे दिया है मेरा सेलिंग प्राइस है 50, फेयर वैल्यू इज 50 एंड कैरिंग अमाउंट इज ऑल्सो 50। मुझे करना क्या है, सबसे पहले आई नीड टू कंपेयर व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू कंपेयर माय फेयर वैल्यू विद द कैरिंग अमाउंट। तो देखो फर्स्ट कंपैरिजन करता हूं, कंपेयर फेयर वैल्यू ऑफ 50 विद कैरिंग अमाउंट ऑफ 50। फेयर वैल्यू भी 50, कैरिंग अमाउंट भी 50। क्या यहां पे कोई भी दिक्कत है? जितना फेयर वैल्यू है उतने पर ही मैंने बुक में लिखा है, कोई इश्यू नहीं है। तो क्या कोई प्रॉफिट लॉस अराइज होता है क्या? नो प्रॉफिट लॉस। अच्छा, अब फेयर वैल्यू भी 50 था, कैरिंग अमाउंट भी 50 था, तो मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? सर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 50 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। वेरी गुड। अब ये जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? सर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट को हमने सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करना है। तो ये जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है 50 का, उसको सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं। तो मैंने अभी बुक पे इसको 50 पे लिखा है, मैंने इसे बेचा भी 50 पे है, तो क्या अब कोई प्रॉफिट लॉस अराइज हुआ है? नहीं सर, 50 की चीज 50 में बेचा, अगेन नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या हमारा थंब रूल अप्लाई हुआ? यस। केस नंबर 2, अब यहां पे मुझे दिया है मेरा सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। कैरिंग अमाउंट अब यहां पे चेंज होके 55 हो गया है। मैंने सबसे पहले किसे किसे कंपेयर करना है? आई फर्स्ट हैव टू कंपेयर माय फेयर वैल्यू विद द कैरिंग अमाउंट। व्हाट इज माय फेयर वैल्यू? 50। व्हाट इज माय कैरिंग अमाउंट? 55। फेयर वैल्यू इज 50, कैरिंग अमाउंट इज 55। कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से ज्यादा है। मार्केट में बेचने जाओ तो 50 ही मिलेगा, मैंने बुक्स में 55 पे लिखा है। तो क्या ये जो कैरिंग अमाउंट है ये सही है क्या? नहीं, मुझे इतना मिलने ही नहीं वाला है। मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 रुपए कैरिंग अमाउंट का कम करना पड़ेगा, और 5 रुपए कम किया तो मुझे क्या होगा? लॉस। तो यहां पे देखिए, जब ये कंपैरिजन करता हूं तो मुझे लॉस अराइज होता है 5 रुपीज का, और वो लॉस के बाद मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट अब कितना हो जाएगा? 50। ये चीज क्लियर? क्योंकि 55 में 5 का लॉस डिडक्ट किया तो अब 50 का रिवाइज कैरिंग अमाउंट बचा। अब ये जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट है उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? सेलिंग प्राइस। दोनों भी 50 एंड 50 है। क्या कोई प्रॉफिट लॉस अराइज हुआ सेल पे? आंसर इज नो। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सेकेंड केस में अगर आप टोटल देखेंगे तो आपको यहां पे क्या हुआ था? आपको केवल 5 रुपए का लॉस एक रिकॉग्नाइज करना है। यहां पे केवल 5 रुपए का एक लॉस आपने रिकॉग्नाइज करना है, और रिवाइज कैरिंग अमाउंट आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर विद दिस? तो सर हम एग्जाम में क्या लिख के आएंगे? आपने एग्जाम में यही लिखना है कि हमने ये लॉस 5 रुपए का रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस में अब क्या दिया है? थर्ड केस में कहा गया है सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू तो इक्वल ही है 50, बट कैरिंग अमाउंट इज 45। सबसे पहले किसे कंपेयर करेंगे? फेयर वैल्यू विद द कैरिंग अमाउंट। फेयर वैल्यू 50, कैरिंग अमाउंट 45। सर क्या कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से कम हो सकता है? यस। अगर मार्केट में 50 मिलने वाला है और मैंने 45 पे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या हम कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू तक लेके आएंगे? नो, क्योंकि 5 रुपए का प्रॉफिट आपको अभी क्या रियलाइज हुआ है क्या? नहीं। तो क्या आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? नो। तो आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट भी कितना रहेगा? 45 ही रहेगा। क्या ये कंपैरिजन पे कोई भी प्रॉफिट लॉस अराइज हुआ? आंसर इज नो। तो यहां पे फिर हम करेंगे, यहां पे कंपेयर करने पे देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस, एंड माय रिवाइज कैरिंग अमाउंट इज स्टिल द सेम 45। अब हम किसे कंपेयर करते हैं? रिवाइज कैरिंग अमाउंट को हमारे सेलिंग प्राइस के साथ। रिवाइज कैरिंग अमाउंट 45, सेलिंग प्राइस 50। तो यहां पे 45 की चीज मैंने 50 में बेचा, तो मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का। तो ये जो 5 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ है उसे मैं बुक्स में रिकॉग्नाइज कर दूंगा, उसे मैं पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर दूंगा। ये चीज क्लियर? ठीक है। तो यहां पे थर्ड केस में हमें 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ जो हम पीएनएल में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो देखो, क्या पहले तीनों रूल्स पे हमारा थंब रूल अप्लाई हुआ? यस। सो व्हाट वाज द सिंपल थंब रूल? एक बार बोलिए। सबसे पहले कंपेयर द फेयर वैल्यू विद द कैरिंग अमाउंट। इफ कैरिंग अमाउंट इज हायर, उसको फेयर वैल्यू पे लेके आइए। इफ इट इज इक्वल टू और लोअर, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। अब जो आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट आएगा उसको किससे कंपेयर कीजिए? सेलिंग प्राइस से, और उस पर प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए। क्लियर विद दिस? ठीक है।
अब हम नेक्स्ट 3 केसेस डिस्कस करेंगे और इन 3 केसेस में हम देखेंगे कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है दैट इज ग्रेटर देन द फेयर वैल्यू। हमारा जो सेलिंग प्राइस है दैट इज ग्रेटर देन द फेयर वैल्यू, वही हमारे हेडिंग में भी दिया है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द फेयर वैल्यू। देखो तीनों भी केस में सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। ठीक है, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट सेकेंड कॉलम के फर्स्ट केस पे। सेलिंग प्राइस 55, फेयर वैल्यू 50, कैरिंग अमाउंट इज 55। अब देखो कैरिंग अमाउंट हमें यहां पे दिया है 55। सबसे पहले किसे कंपेयर करना, सर फेयर वैल्यू को कैरिंग अमाउंट के साथ। फेयर वैल्यू कितना 50 और हमारा कैरिंग अमाउंट कितना 55। कैरिंग अमाउंट इज हायर, सर क्या करे, कैरिंग अमाउंट हायर है तो उसे कम करना पड़ेगा। यस, तो हम कैरिंग अमाउंट को कम करेंगे, मतलब 5 रुपए का लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे। तो फर्स्ट कंपैरिजन पे हमारा लॉस आया 5 रुपए का, और इससे हमारा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट अब कितना है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट इज नाउ ₹50। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, ₹50। क्लियर विद दिस? ठीक है, अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट को किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, तो सर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट को हम सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे। 50 इज द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, सेलिंग प्राइस इज 55। सर 50 में बुक पे लिखा है, 55 में बिका, तो क्या हुआ, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखो प्रॉफिट ऑफ ₹5। अब यहां पे मैंने ये थर्ड केस में, ये वाला जो थर्ड केस था, यहां पे आपको क्या कहा कि ये जो प्रॉफिट होगा उसको मैं कहां पे लेके जाऊंगा, P&L में। बट यहां पे देखो मैंने एक चीज लिखा है, डिफर्ड ओवर लीज टर्म, डिफर्ड ओवर लीज टर्म। और यहां पे भी आप देखोगे तो नीचे भी लिखा है डिफर्ड ओवर लीज टर्म और उसके नीचे भी लिखा है डिफर्ड ओवर लीज टर्म। सर ऐसा क्यों, तो ये जो चीज है मैं आपको ये तीनों केस डिस्कस करने के बाद बताऊंगा। अभी केवल आप कंपैरिजन करके ये चीज मुझे बताना कि क्या कब प्रॉफिट हमें रिकॉग्नाइज करना है, कब लॉस रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि डिफॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, आपको 2 मिनट में समझा दूंगा। तो अब हम आते हैं फर्स्ट केस के बाद हमारे सेकेंड केस पे। सेकेंड केस में भी आप देखेंगे तो सेलिंग प्राइस 55 है, फेयर वैल्यू 50 है, हमारा कैरिंग अमाउंट अब चेंज होके 60 पे आ चुका है, कैरिंग अमाउंट इज 60। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू कंपेयर फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट। फेयर वैल्यू इज 50, कैरिंग अमाउंट इज 60, कैरिंग अमाउंट इज हायर। सर कैरिंग अमाउंट 10 रुपए से ज्यादा है फेयर वैल्यू से, क्या ऐसा रख सकते, नहीं, उसको नीचे लाना पड़ेगा। नीचे लाए तो क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस हो गया 10 रुपए का। और सर अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट भी तो चेंज हो जाएगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 50 रुपीज ओनली। ये चीज क्लियर, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना होगा, ओनली ₹50। सर नेक्स्ट चीज अब क्या करें, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट टू बी कंपेयर्ड विद द सेलिंग प्राइस। तो अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 50 है, सेलिंग प्राइस 55 है। सर 50 का कैरिंग अमाउंट हम बेच रहे हैं 55 में, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑफ ₹5। तो इन दिस केस देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर आपका प्रॉफिट हो रहा है 5 का, उसको आपने रिकॉग्नाइज करना है, बट पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, वो डिफर करने बोला है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद अगली चीज थर्ड केस में दिया है कि सेलिंग प्राइस 55, फेयर वैल्यू 50, कैरिंग अमाउंट दिस टाइम इज ओनली 50। कैरिंग अमाउंट इस बार कितना है, 50। सो फर्स्ट थिंग कंपेयर फेयर वैल्यू विद कैरिंग अमाउंट। फेयर वैल्यू 50, कैरिंग अमाउंट 50, दोनों सेम, सर कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। और रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट भी अनचेंज रहेगा एट 50। अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट को किसके साथ कंपेयर करेंगे, 50 विल बी कंपेयर्ड विद द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 55। सर वापस क्या हुआ, 50 हमने बुक में लिखा है, 55 में उसे बेचा है, 5 का प्रॉफिट हुआ है, उसके लिए भी बोला है कि क्या करेंगे, डिफर करेंगे। तो इन दिस केस आपको क्या करना है, केवल ये 5 रुपए की ट्रीटमेंट देना है। अब सर ये डिफर करने क्यों बोल रहा है, ये चीज हमें बताओ। तो देखो हमारा हेडिंग क्या कहता है, माई हेडिंग ओवर हियर सेज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द फेयर वैल्यू। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। सर तो ये इसमें क्या बड़ी बात है, अरे इसमें बहुत बड़ी बात है। आप मुझे एक बात बताइए, आज अगर मैं आपको ये पेन बेचने आऊं और मार्केट में इसकी फेयर वैल्यू 5000 रुपीज है, क्या आप मुझे इसके लिए 6000 रुपीज दोगे क्या, अंडर फेयर सर्कमस्टांसेस, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, कोई आप पे प्रेशर नहीं, कोई बर्डन नहीं, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस
अगर केवल ये पेन का एक ट्रांजैक्शन हो रहा है आपके और मेरे बीच, इसका फेयर वैल्यू 5000, क्या मैं आपको 6000 अगर मांगा ये बेचने पे तो आप देंगे क्या? आंसर इज नो। बट यहां पे तो यही चीज कही जा रही है कि फेयर वैल्यू जो है उससे ज्यादा सेलिंग प्राइस है। मतलब 5000 की चीज है 6000 में बेच रहा है, जो मार्केट वैल्यू 5000 है उसके जगह उसे 6000 मिल रहे हैं बेचने में। तो क्या यहां पे कुछ गड़बड़ है? यस सर, दाल में कुछ काला है। तो इसीलिए यहां पे ये लोग कहते हैं कि देखो यहां पे कुछ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। सर व्हाट इज द साजिश? तो उसके लिए मैं आपको यहां पे बताता हूं वो क्या रहा है। दिस पर्सन इज द सेलर एंड दिस पर्सन इज द परचेजर। सेलर और परचेजर के बीच में बहुत बड़ी डील यहां पे चल रही है। सेलर इज सेइंग कि ये जो मैं तुझे मशीन बेच रहा हूं इसकी फेयर वैल्यू है 50। आई एम सेलिंग यू द मशीन फॉर ₹60, ठीक है, और 55, 60 जो भी, मतलब फेयर वैल्यू से ऊपर में। तो सेलर परचेजर को बोल रहा है दैट आई विल सेल यू दिस मशीन फॉर ₹60 एंड इन रिटर्न जब मैं इसे लीज बैक पे लूंगा, अभी मैं सेल कर रहा हूं, जैसे ही मैं इसे लीज बैक पे लेता हूं तो तू क्या करना, मैंने तुझसे जितना भी ज्यादा चार्ज किया है ना, मैंने तुझसे जितना भी ज्यादा चार्ज किया है उतना तू लीज के दौरान मुझसे ज्यादा रिकवर करते रहना। क्या हुआ यहां पे? सेलर ने जितना फेयर वैल्यू था उससे ज्यादा पे सेल किया और उसने परचेजर को बोला कि मैं तुझसे आज जितना ज्यादा चार्ज कर रहा हूं उतना तू मुझसे लीज टर्म के दौरान चार्ज करते रहना। यही एसेट सेलर बेच रहा है और इसी एसेट को बेचने के बाद लीज बैक पे ले रहा है। तो सर ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? देखो सेलर बेच क्यों रहा है? सबसे पहले तो आज ये बेच इसलिए रहा है क्योंकि उसको पैसों की जरूरत है। सर ऐसा कैसे पता उसको पैसों की जरूरत है? देखो उसको मशीन बेचना नहीं है, वो क्या कर रहा है, मशीन को सेल कर रहा है और उसको लीज बैक पे वापस ले रहा है, मतलब उसको मशीन तो चाहिए। ओनली थिंग दैट ही नीड्स टुडे इज कैश, राइट, एंड ही नीड्स द कैश, इसलिए वो इसे बेच रहा है। और आज जो कैश आएगा उसी कैश को वो वापस जब मशीन को लीज बैक पे लेगा तो धीरे धीरे पे करते रहेगा। तो आज तो उसके पास सरप्लस कैश आ गया और ये कैश को वो खुद के काम के लिए भी यूज कर सकता है एंड धीरे धीरे ओवर द लीज टर्म इसे रीपे भी कर देगा। समझे ये चीज यहां पे क्या हुआ? तो अब सेलर ने क्या बोला कि देख ये मशीन की फेयर वैल्यू 50 है बट मैं परचेजर को ये 60 पे बेचूंगा। उससे क्या होगा, आज मुझे 60 रुपीज की जरूरत है ना, तो मेरे पास आज 60 रुपीज आ जाएगी और मैं परचेजर को साथ में बोलूंगा कि देख मैंने आज तुझसे कितना ज्यादा चार्ज किया, आई हैव चार्ज 10 रुपीज मोर, यू डू वन थिंग, हमारा ये जो लीज है ये 5 इयर्स का है, तो तू हर साल जो भी अपना नॉर्मल लीज रेंट बनता है ना उससे 2 रुपीज मुझसे ज्यादा रिकवर करते रहना। मतलब मैं क्या करूंगा, हर साल उसको 2-2 रुपए ज्यादा पे करते रहूंगा। ठीक है, तो देखो मैंने उसको टोटल 5 साल में कितना ज्यादा पे किया, 2, 4, 6, 8 एंड 10। मैंने उसको टोटल कितना ज्यादा पे किया, आई हैव पेड इन लीज रेंट ऑफ 10 रुपीज मोर। मुझे आज की तारीख में ज्यादा इनकम कितनी हुई, 10 रुपए की, और मुझे अगले 5 साल में ज्यादा एक्सपेंस कितना होने वाला है, 10 रुपए का। तो इसीलिए यहां पे कहा गया है कि जब आपकी सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा रख रहे हो, ये नॉर्मल नहीं है, ये आप कुछ यहां पे सेटिंग कर रहे हो। आपने सेटिंग क्या की कि आज आपको 10 रुपए की इनकम ज्यादा हो और अगले 5 साल में आपको 2-2 रुपए करके 10 रुपए का खर्चा ज्यादा हो। इसलिए कहा गया है कि ये 10 रुपए की इनकम को आज रिकॉग्नाइज मत करो, डिफर ओवर लीज टर्म, डिफर ओवर लीज टर्म, डिफर ओवर लीज टर्म। आप लीज टर्म के दौरान जैसे जैसे ये 2-2 रुपए का एक्सपेंस, 2-2 रुपए का रेंट ज्यादा पे कर रहे हो, वैसे वैसे आप 2-2 रुपए की इनकम रिकॉग्नाइज करो लीज टर्म के दौरान। तो ये जो मैंने लीज रेंट के तौर पे हर साल 2 रुपए का एक्सपेंस ज्यादा रिकॉग्नाइज किया, ये जो हर साल मैं एक्सपेंस ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, तो इन्होंने भी मुझे बोला मैं हर साल इनकम कितनी रिकॉग्नाइज करूंगा, पहले साल में 2, दूसरे साल में 2, तीसरे में 2, फोर्थ में 2 एंड फिफ्थ में 2।
क्या मैं फर्स्ट ईयर में यहां पे पूरी 10 रुपीज की इनकम रिकॉग्नाइज करूंगा क्या? आंसर इज नो। फर्स्ट ईयर में केवल 2 और बाकी इनकम लीज टर्म के दौरान प्रोपोर्शनेटली आपने रिकॉग्नाइज करना है। जैसे जैसे आप ज्यादा लीज रेंट पे करोगे वैसे वैसे आप क्या करोगे, इनकम को, ये 10 रुपीज के एक्सेस इनकम को रिकॉग्नाइज करते रहोगे। तो ये चीज क्लियर। तो आपने यहां पे क्या ध्यान रखना है, आपके लिए फोकस का पॉइंट क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू के ऊपर जा रहा है मतलब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, यहां पे सेटिंग है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या मजाक चल रहा है क्या, यहां पे मजाक है क्या, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। क्योंकि सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा कैसे हो सकती है, मजाक में तो नहीं हो सकती। केवल कब हो सकती है, जब कोई सेटिंग हुई हो। ये चीज क्लियर आप सबको। तो सेटिंग है तो आप क्या आज के आज पूरा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करोगे क्या? नो। आप क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको ओवर द लीज टर्म रिकॉग्नाइज करेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि ओवर द लीज टर्म आप लीज रेंट ज्यादा पे कर रहे हो। क्लियर विद दिस? ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 6 केसेस पूरे रिकॉग्नाइज हो चुके हैं। तो यहां पे एक बार मैं आपको एक चीज पे फोकस करवा देता हूं। इन दिस केस कॉलम 1 के थर्ड केस में मैंने जो 5 रुपए का प्रॉफिट था वो पीएनएल में आपको रिकॉग्नाइज करने बोला। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस वाज इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू, कोई भी सेटिंग नहीं थी, देयर वाज नो सेटिंग एट ऑल। फेयर वैल्यू पर बेच रहे हो ना, दिक्कत क्या है, नो इशू। बट सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू के ऊपर गया, ये हमें कबूल नहीं है साहब। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस अगर फेयर वैल्यू के ऊपर है तो जो भी प्रॉफिट हुआ उसे हम डिफर करेंगे, लीज टर्म के दौरान डिफर करेंगे, डिफर करेंगे, डिफर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखना। अब आते हैं थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पे हमें दिया है कि हमारा जो कैरिंग अमाउंट है, सॉरी हमारा जो सेलिंग प्राइस है दैट इज लेस देन द फेयर वैल्यू। हर केस में हमारा सेलिंग प्राइस इज लेस देन द फेयर वैल्यू। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये फेयर वैल्यू से कम है, हर केस में चेंज क्या होते रहेगा, हमारा केवल कैरिंग अमाउंट हर केस में चेंज होते रहेगा। तो अब देखिए फर्स्ट केस में हमें दिया है, मैं फर्स्ट केस यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट केस में हमें दिया है सेलिंग प्राइस 50, फेयर वैल्यू 55, कैरिंग अमाउंट 50। हमने वापस अब सबसे पहले क्या चीज यहां पे करना है, वी हैव टू कंपेयर द फेयर वैल्यू विद द कैरिंग अमाउंट। फेयर वैल्यू कितना 55, कैरिंग अमाउंट कितना 50। सर क्या कैरिंग अमाउंट कम रह सकता है क्या? हाँ, फेयर वैल्यू से कम रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर क्या कोई प्रॉफिट लॉस रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है? नो, नो प्रॉफिट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट भी कितना रहेगा सर? सेम 50। अब ये रिवाइज कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करें? सेलिंग प्राइस। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट 50, सेलिंग प्राइस भी हमारा 50 है। तो सर क्या वापस कोई प्रॉफिट लॉस हुआ? नो प्रॉफिट लॉस। ये चीज क्लियर, राइट? आते हैं अगले उस पे, जो थर्ड कॉलम का सेकेंड केस है उसके ए पार्ट पे आता हूं। तो देखो सेलिंग प्राइस 50, फेयर वैल्यू 55, कैरिंग अमाउंट भी कितना है 55। अब सबसे पहले मैं फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करता हूं, दोनों 55 है। सर क्या इक्वल रह सकते हैं? बिल्कुल। तो क्या कोई प्रॉफिट लॉस होगा? नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट भी कितना हुआ 55। ये चीज क्लियर। अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करूं? सेलिंग प्राइस। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट 55, सेलिंग प्राइस इज ओनली 50। ये देखो रिवाइज कैरिंग अमाउंट 55, सेलिंग प्राइस इज 50। तो मुझे क्या होगा? लॉस होगा 5 रुपए का। 50 रुपए बुक में लिखा था, बेचा केवल 50 में, लॉस हो गया 5 का। इसको हम कहां रिकॉग्नाइज करेंगे? पीएनएल में। इसको हम पीएनएल में लेके जाएंगे। सर आपने एक स्टार मार्क भी किया है यहाँ पे। यस, वो स्टार मार्क मैंने यहाँ पे लिंक किया है, वो आपको लास्ट में समझाऊंगा। बट मैंने अभी क्या कहा, ये लॉस को हम कहां लेके जाएंगे? पीएनएल में। केस नंबर 2 पे आइए। केस नंबर 2 का जो बी पार्ट है मेरा, वापस सेलिंग प्राइस 50, कैरिंग अमाउंट 55, सॉरी सेलिंग प्राइस 50, फेयर वैल्यू 55 एंड कैरिंग अमाउंट इज 60। फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करता हूं। 55 इज फेयर वैल्यू, कैरिंग अमाउंट इज 60। सर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, उसको फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा, मतलब 5 का लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो देखो मैं ये 5 का लॉस यहां पे रिकॉग्नाइज कर दिया।
ठीक है, तो अब मैंने 5 का लॉस रिकॉग्नाइज किया, तो मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट अब कितना हो गया, 60 से 55 हो चुका है। अब ये रिवाइज कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करूं, सेलिंग प्राइस से। तो देखो रिवाइज कैरिंग अमाउंट इज 55, सेलिंग प्राइस इज 50। सर जितने में लिखा था उससे कम में बिका है, वापस क्या हो गया, लॉस हो गया ऑफ ₹5। इसको भी कहां लेके जाऊंगा, P&L में, बट वापस यहां पे स्टार मार्क है जिसको मैं यहां से लिंक करके लास्ट में समझाऊंगा। सर तो ये आपने सेकेंड केस में 2 पार्ट क्यों किए, ए और बी। ए पार्ट में क्या था, फर्स्ट केस में कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि मेरा जो फेयर वैल्यू था और कैरिंग अमाउंट था वो दोनों इक्वल थे। सेकेंड केस में क्या था, मेरा फेयर वैल्यू 55 था, कैरिंग अमाउंट उससे भी ज्यादा था, तो यहां पे दोनों बार लॉस आ रहा था, फर्स्ट कंपैरिजन में भी और सेकेंड कंपैरिजन में भी। ये चीज क्लियर, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में सेलिंग प्राइस 50, फेयर वैल्यू 55, बट कैरिंग अमाउंट इज ओनली 45। बुक में मैं 45 पे लेके चल रहा हूं, तो सबसे पहले फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट को हम कंपेयर करते हैं। फेयर वैल्यू कितना है, फेयर वैल्यू इज 55, कैरिंग अमाउंट इज 45। सर फेयर वैल्यू ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, कोई भी दिक्कत है, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कैरिंग अमाउंट कम रह सकता है, तो कैरिंग अमाउंट में कोई भी चेंज आएगा नहीं। क्या कोई प्रॉफिट लॉस आएगा, नहीं। रिवाइज कैरिंग अमाउंट भी 45। अब ये रिवाइज कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करूंगा मैं, सेलिंग प्राइस से। सर बुक में 45 पे लिखा है, हमने इसे सेल किया 50 में, तो सर अब बताइए क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑफ ₹5। सर अब ये प्रॉफिट को डिफर करना है कि नहीं, या फिर इसे P&L में लिखेंगे, तो मैं कहता हूं इसे P&L में लिखना। सर इसे क्यों डिफर नहीं करना, ये वाले प्रॉफिट को, यहां पे तो हमने सारे प्रॉफिट्स को डिफर कर दिए थे। ये सिंपल इसलिए है क्योंकि यहां पे देखो हमारा सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, फेयर वैल्यू से ऊपर अगर जाए सेलिंग प्राइस तो गड़बड़ है। मतलब अगर ये पेन 5000 की मार्केट वैल्यू आज इसकी दिख रही है, तो क्या मैं इसे 4800 में बेच सकता हूं आपको, यस बेच सकता हूं। 4900 में बेच सकता हूं, यस बेच सकता हूं, नॉर्मल है। क्या मैं इसे 5000 में बेच सकता हूं, यस, बट क्या 5100 में आप ही लोगे क्या, नहीं, आप बिल्कुल नहीं लोगे, राइट। आप 4800 में लोगे, नॉर्मली 900 में लोगे, 5000 में लोगे, बट क्या ऊपर में लोगे क्या, नहीं। तो ये केस में भी हमारा प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल है। यहां पे हमें ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, मजाक है क्या, मजाक है क्या, हमारा क्वेश्चन का अराइज होता है इन द सेकेंड केस, ठीक है। तो ये हुआ हमारा थर्ड केस। अब मैंने जो स्टार मार्क करवाया था वो, उसके लिए मैंने लिखा क्या है वो सब ध्यान दें। यहां पे मैंने लिखा है दिस लॉस, जो यहां पे सेकेंड केस में मुझे लॉस हो रहे थे, यहां पे देखो ये वाला लॉस और ये वाला लॉस, ठीक है। दिस लॉस इज जनरली डेबिटेड टू P&L। मैंने आपको कहा इसको P&L में डेबिट कर देंगे, तो जनरली डेबिटेड टू P&L, इन्होंने भी वही चीज बोला है। बट इफ सच लॉस इज कंपनसेटेड बाय फ्यूचर लोअर लीज रेंटल, फ्यूचर में लोअर लीज रेंटल के थ्रू इसका कंपनसेशन होने वाला है, देन सच लॉस विल बी डिफर्ड ओवर द लीज टर्म। सर मतलब क्या, तो मतलब समझिए, आपको इसका मतलब बताता हूं। आज ये जो सेलर है, इस सेलर ने परचेजर को कहा कि देख मैं आज तुझे ये मशीन मेरा बेच रहा हूं और फिर तेरे से लीज बैक पे ले लूंगा। तो सेलर ने कहा इसका फेयर वैल्यू वैसे तो 50 है, मैं तुझे ये बेच रहा हूं सेलिंग प्राइस 45। मैं तुझे 45 में क्यों बेच रहा हूं, क्योंकि आज मुझे 45 रुपए की जरूरत है, मुझे 50 की जरूरत ही नहीं है, तो मैं तुझे 45 पे बेचता हूं। तो सेलर ने परचेजर को 45 पे बेचा, तो उसके रिटर्न में सेलर क्या बोलता है परचेजर को कि सुन, तू जो मुझे ये लीज बैक पे देगा, जब तू मुझे लीज बैक पे देगा तो तू मुझसे क्या चार्ज करेगा, लीज रेंटल। तो एक काम कर, तेरा जितना भी लीज रेंटल आएगा ना, हमारा जो 5 साल का लीज है, हमारा जो 5 ईयर्स का लीज है, इसमें तेरा जितना भी हर साल का लीज रेंटल बनेगा, उसमें से तू क्या करना, हर साल 1-1 रुपए कम चार्ज करना, हर साल 1-1 रुपए कम चार्ज करना। क्यों, क्योंकि आज मैं तुझे 5 रुपए कम चार्ज कर रहा हूं, मैं तुझे आज ये 5 रुपए कम में बेच रहा हूं, तो तू भी क्या करना, लीज रेंटल में एवरी ईयर मुझे 1-1 रुपए कम चार्ज करना। तो यहां पे वापस सेटिंग हुई कि नहीं,
यस सर, बिल्कुल सेटिंग हुई। इसीलिए यहां पे इस पॉइंट में देखो क्या बोला है, ये जो 5 रुपए का आपको लॉस हुआ था, ये वाला 5 रुपए का लॉस और ये वाला 5 रुपए का लॉस बेचने पे जो आपको 5 रुपए का लॉस हुआ था इज जनरली डेबिटेड टू पीएनएल। अगर कोई भी सेटिंग नहीं है, कोई भी दाल में कुछ काला नहीं है, तो उसको पीएनएल में डेबिट कर दो। बट इफ सच लॉस इज कंपनसेटेड बाय फ्यूचर लोअर लीज रेंटल्स, अगर आज आपने ये 5 रुपए में कम बेचा है और उससे फ्यूचर में आपके लीज रेंटल कम होने वाले हैं, ऐसी आपकी सेटिंग है, देन सच लॉस विल बी डिफर्ड ओवर द लीज टर्म। ये चीज क्लियर? तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको 5 रुपए का लॉस यहां पे हो रहा है उसको आप लीज टर्म में क्या कर दोगे, ओवर द लीज टर्म यहां पे रिकॉग्नाइज करोगे। हर साल ये 1 रुपए का यहां पे और यहां पे लॉस आप रिकॉग्नाइज करोगे। ये चीज क्लियर? अगर ऐसी कोई भी सेटिंग नहीं है, आपका फ्यूचर में ये जो लीज रेंट है वो नॉर्मल रहने वाला है, तो उसको ये जो 5 रुपए का लॉस है आज के आज रिकॉग्नाइज कर दो। अगर ऐसा नहीं है, आपको फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, लीज रेंट आपको कम लगने वाला है, तो आपको क्या करना है, देन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वो लॉस को आज रिकॉग्नाइज नहीं करते हुए लीज टर्म के दौरान रिकॉग्नाइज करोगे। क्लियर विथ एवरीवन? ठीक है, तो वापस अब मुझे बताइए हमारा थंब रूल क्या था। ये थंब रूल एक बार डिस्कस करने के बाद हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सेम क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है और ऐसे क्वेश्चन खाली फिगर्स चेंज करके एग्जाम में कितने ही बार आ चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करें उसके पहले एक बार थंब रूल बताओ। थंब रूल क्या था? फर्स्ट वी विल कंपेयर फेयर वैल्यू विद द कैरिंग अमाउंट। अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो उसको फेयर वैल्यू पे लाओ, अगर इक्वल टू या कम है तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, जो भी आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट आता है उसको सेलिंग प्राइस से कंपेयर करो और फिर क्या कर लो, जो भी प्रॉफिट लॉस सेकंड कंपैरिजन पे आया वो रिकॉग्नाइज करो। बट आपने एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस कभी भी फेयर वैल्यू के ऊपर गया, मतलब कोई सेटिंग है, फेयर वैल्यू से ऊपर आप कैसे बेच सकते हो? एक ही कंडीशन में, जब कोई सेटिंग है। तो अगर वो सेटिंग हुई है और वो सेटिंग के कारण आपको प्रॉफिट हो रहा है बेचने पे, वो प्रॉफिट को आप लीज टर्म के दौरान रिकॉग्नाइज करोगे। आज के आज पूरा रिकॉग्नाइज नहीं करना, डिफर करना। ये चीज क्लियर? ठीक है, तो चलो अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सब लोग साथ में पढ़ेंगे। एक्स लिमिटेड सोल्ड जेसीबी मशीन, X Limited sold JCB machine having written down value 50 lakh। written down value 50 lakh बोला है मतलब क्या? उसकी बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट उसका 50 लाख, टू Y Limited for 60 लाख। कितने में बेचा? 60 लाख में, मतलब वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। एंड द सेम JCB was लीज बैक, तो X ने Y को बेचा और फिर Y से लीज बैक पे ले लिया। सेल एंड लीज बैक, कौन सा? ऑपरेटिंग लीज। And the same JCB was leased back by Y Limited to X Limited. The lease is operating lease। ठीक है, ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है सेल एंड लीज बैक का ऑपरेटिंग लीज का है, फाइनेंस लीज का नहीं है। द लीज इज ऑपरेटिंग लीज। कमेंट अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? तो आपको पता ही है, हम AS 19 की यहां पे बात कर रहे हैं। AS 19 relevant accounting standard if case number 1, केस 1 में क्या कहा है? सेल प्राइस इज 60 विच इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो केस 1 में हमें क्या कहा गया? केस 1 में ये चीज अभी मैं मिटा दे रहा हूं। केस 1 हमारा कैरिंग अमाउंट दिया था ऊपर 50 लाख, हमारा सेलिंग प्राइस दिया था ऊपर 60 लाख, और केस 1 में कहा है सेलिंग प्राइस इज इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू भी कितना हो गया? सेलिंग प्राइस जितना 60। तो अब देखो फर्स्ट हम क्या कंपेयर करेंगे? सबसे पहले कंपेयर फेयर वैल्यू विथ व्हाट? कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट हमारा कितना है? कैरिंग अमाउंट इज 50। क्या कैरिंग अमाउंट कम रह सकता है? हाँ सर, कैरिंग अमाउंट कम रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या यहां पे कोई भी प्रॉफिट लॉस हमें अराइज हुआ क्या? नहीं सर, यहां पे कुछ भी प्रॉफिट लॉस हमें अराइज नहीं हो रहा है। हमें कुछ भी यहां पे प्रॉफिट लॉस अराइज नहीं हो रहा है। तो अब नो प्रॉफिट
नो लॉस। और मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू 50, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब सेकेंड कंपैरिजन क्या करूंगा मैं? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट जो 50 का है, इसे किससे कंपेयर करूं? सेलिंग प्राइस जो कितनी है? 60। ये चीज क्लियर? ठीक है। तो अब क्या हुआ सर? अब हमें हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपए का। अब सर ये प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर दे पूरा या डिफर करे, उसके लिए क्या देखना है? इज द सेलिंग प्राइस हायर देन द फेयर वैल्यू? मेरा फेयर वैल्यू कितना? 60। मेरा सेलिंग प्राइस कितना? 60। तो कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं। तो इसको पूरा हम P&L में रिकॉग्नाइज कर देंगे। अब देखते हैं कि हमने जो थंब रूल पढ़ा क्या एग्जाम में वो अप्लाई होगा क्या? तो यहां पे आंसर पे आइए। When the sale price is 60 is equal to the fair value, X Limited should immediately recognize, immediately, आज के आज, profit of 10 लाख। देखो प्रॉफिट ऑफ 10 लाख आज के आज रिकॉग्नाइज करो। हमारा जो थंब रूल था 100% अप्लाई हुआ, राइट? फिर आते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस में बोला है फेयर वैल्यू इज 50, फेयर वैल्यू इज 50 एंड सेल प्राइस इज 45। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इन्होंने बोला कि आपका फेयर वैल्यू, केस नंबर 2, हमारा कैरिंग अमाउंट कितना है? कैरिंग अमाउंट तो 50 ही है। सेलिंग प्राइस कितना है? तो सेलिंग प्राइस मुझे कितना दिया था? सेलिंग प्राइस 45, सेलिंग प्राइस इज 45 एंड फेयर वैल्यू इज 50। ठीक है, ये चीजें क्वेश्चन में मुझे दी गई है। तो फर्स्ट कंपैरिजन क्या आएगा बता दीजिए। फर्स्ट कंपैरिजन में वी कंपेयर द फेयर वैल्यू विद द कैरिंग अमाउंट। सर ये तो दोनों भी इक्वल है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या कोई प्रॉफिट लॉस आएगा इस कंपैरिजन पे? नो प्रॉफिट नो लॉस। और मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना रहेगा? सर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट भी हमारा सेम ही रहेगा, 50। आगे अब हम क्या करेंगे? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट जो 50 का है उसे किसके साथ कंपेयर करें? सेलिंग प्राइस के साथ जो 45 का है। तो सर अब क्या करना पड़ेगा हमें? अब हमें वापस कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो जिसपे हम देखते हैं कि 50 में लिखी हुई चीज 45 में बिकी, 5 रुपए का लॉस हुआ, लॉस ऑफ ₹5। इसे हम नॉर्मली P&L में ले जाते हैं, बट अगर कुछ भी फ्यूचर में लोअर लीज रेंटल से कंपनसेट हुआ है तो इसे भी डिफर करना पड़ेगा। देखते हैं क्या हमारा थंब रूल फिर अप्लाई हुआ क्या? तो केस नंबर 2 पढ़ते हैं। When fair value of JCB is 50 and sale price is 45, then loss of 5 lakh, देखो loss of 5, हमारा भी 5 आया था, loss of 5 lakh to be immediately recognized by X Limited in its books। immediately उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज कर दो, P&L में रिकॉग्नाइज कर दो। बट मैंने उसमें एक चीज और बोली थी, अगर फ्यूचर में लोअर लीज रेंटल से कंपनसेशन हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर डिफर करो। यहां पे लिखा है provided the loss is not compensated by future lease payments। फ्यूचर के लीज पेमेंट्स में ये लॉस का कंपनसेशन नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो क्या? उसे डिफर करो। वेरी गुड, 2 केस तो हमारे पूरे सेटिस्फाई हो गए। तो हमारा थंब रूल एक्चुअली वर्क कर रहा है। आते हैं नेक्स्ट केस पे। यहां पे बोला है फेयर वैल्यू इज 55, सेल प्राइस इज 62। अब देखो ये केस पढ़ के मुझे एक चीज बता दो, सेल प्राइस कितना है? 62, फेयर वैल्यू कितना था? 55। मतलब सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कितना ज्यादा है? 7 लाख। सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कितना ज्यादा है? 7 लाख। तो ये 7 लाख क्या है? 7 लाख। सर 7 लाख की कुछ तो सेटिंग है। आया दिमाग में ये पॉइंट? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द फेयर वैल्यू। दिमाग में तुरंत पॉइंट आ जाना चाहिए आपके। ठीक है, तो अब केस नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। सेटिंग वाला केस है ये, 100% सेटिंग है यहां पे कुछ तो भी। तो लिखता हूं मैं केस नंबर 3, केस 3। केस 3 में क्या कहा है? कैरिंग अमाउंट तो हमारा 50 है, कैरिंग अमाउंट इक्वल्स टू 50, फेयर वैल्यू सेलिंग प्राइस पहले लिखते हैं। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 62 एंड फेयर वैल्यू कितना दिया है? फेयर वैल्यू इज 55। चलिए लेट्स स्टार्ट। फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट का कंपैरिजन करते हैं। तो पहले फर्स्ट कंपैरिजन, फेयर वैल्यू इज 55
एंड कैरिंग अमाउंट इज 50। तो सर क्या कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से कम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस पे आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? रिवाइज कैरिंग अमाउंट सेम ही रहेगा ना, कोई चेंज ही नहीं है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से कम है, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सेकेंड कंपैरिजन पे आते हैं सर। अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट जो 50 का है उसे किससे कंपेयर करें? उसे हम कंपेयर करते हैं सेलिंग प्राइस जो 62 का है। सर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 50, बेचा 62 में, मतलब हमें क्या हुआ है? सर प्रॉफिट हुआ है, वो तो क्लियर दिख रहा है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? सर 12 लाख का। अब देखो मैंने आपको ऊपर एक चीज बोला, यहां पे मैंने बोला 7 लाख का प्रॉफिट डिफर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो सेलिंग प्राइस है 62 का वो फेयर वैल्यू से कितना ज्यादा है? वो फेयर वैल्यू से ज्यादा है 7 लाख रुपए से। मतलब सेटिंग कितने की है? 7 लाख रुपए की। मुझे बताइए अगर ये सेलिंग प्राइस 62 की जगह 55 होता तो क्या ये एक्सेप्टेबल था क्या? क्या ये एक्सेप्टेबल था क्या? हाँ सर, जितना फेयर वैल्यू है 55 उतना ही सेलिंग प्राइस है 55, तो दिक्कत क्या है? तो अगर मैं यहां पे आपको बोलता कि ये सेलिंग प्राइस मैं यहां से एक बार मिटा देता हूं, 62 का सेलिंग प्राइस एक बार के लिए मिटा देता हूं, उसकी जगह मैं यहां पे लिखता हूं 55 का सेलिंग प्राइस। मैंने यहां पे लिख दिया 55 का सेलिंग प्राइस, ठीक है, मैंने सेलिंग प्राइस यहां पे बना दिया 55। मुझे बताइए प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 5 लाख का। जस्ट अ सेकेंड, प्रॉफिट होगा 5 लाख का। यस, और ये प्रॉफिट को आप इमीडिएटली पीएनएल में ले जाएंगे या इसे डिफर करेंगे? सर सेलिंग प्राइस 55, फेयर वैल्यू 55, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको हम 5 लाख के प्रॉफिट को इमीडिएटली पीएनएल में ले जाएंगे। अब मैं आपको कहता हूं आपका प्रॉफिट, आपका सेलिंग प्राइस 55 की जगह कितना है? 62 है। अब देखो आपने कितने से बढ़ा दिए सेलिंग प्राइस को? 7 लाख से। आपका जो प्रॉफिट अब टोटल हो रहा है वो कितना है? वो टोटल 12 है। अब 12 में से आप देखोगे 5 लाख का प्रॉफिट तो नॉर्मल वाला है। सर कैसे? मेरा कैरिंग अमाउंट 50 था, मेरा फेयर वैल्यू कितना था? 55, और मेरा सेलिंग प्राइस कितना था? 62। तो मेरा कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस है 5 लाख का, इतना प्रॉफिट तो एक्सेप्टेबल है ना, क्योंकि फेयर वैल्यू तक तो मैं बेच ही सकता हूं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। तो 5 का जो प्रॉफिट है वो मेरा कहां जाएगा? डायरेक्टली पीएनएल में। बट जो फेयर वैल्यू के ऊपर प्रॉफिट जा रहा है 7 का, यहां पे कुछ सेटिंग है, फेयर वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये 7 को मैं क्या करूंगा? इसको मैं डिफर करूंगा। ये चीज क्लियर? तो इसको ऐसा लिख दीजिए कि हमारा सेलिंग प्राइस अब कितना है, तो यहां पे अब मैं इसको वापस फेयर कर देता हूं पूरा। मेरा सेलिंग प्राइस 62 है, तो प्रॉफिट मुझे कितना हुआ है? प्रॉफिट मुझे हुआ है 12 लाख का। ये 12 लाख में से अब मैं क्या करूं? 12 लाख में से 5 लाख मैं क्या करूंगा? पीएनएल में ले जाऊंगा, और जो 7 लाख है उसको मैं क्या करूंगा? डिफर, क्योंकि ये 7 लाख फेयर वैल्यू को एक्सीड करता है। क्लियर विद दिस? 100%, ठीक है। वही चीज मैंने यहां पे भी लिखी है। अब ये चीज देख लेते हैं कि हमारा जो एग्जाम का सॉल्यूशन है उससे मैच करता है। तो आते थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में बोला है व्हेन फेयर वैल्यू इज 55, सेल प्राइस इज 62, प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। देखो यहां पे हमने भी प्रॉफिट ऑफ 5 लाख को बोला था पीएनएल में डालना है। ये क्या बोलते हैं? प्रॉफिट ऑफ 5 लाख इज टू बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्स लिमिटेड इन इट्स बुक्स, मतलब इमीडिएटली प्रॉफिट को पीएनएल में रिकॉग्नाइज करो। एंड बैलेंस प्रॉफिट ऑफ 7 लाख इज टू बी अमोर्टाइज्ड और डिफर्ड ओवर द लीज पीरियड। इसको लीज पीरियड के दौरान आपने डिफर करना है। ये चीज क्लियर? सो थर्ड केस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। यहां पे भी हमारा थंब रूल अप्लाई हुआ। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो हमने यहां पे डायग्राम बनाया है वो, ठीक है। आते हैं फोर्थ एंड फाइनल केस पे। फेयर वैल्यू इज 45, सेल प्राइस इज 48। तो देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ केस, फोर्थ केस में फेयर वैल्यू हमें दिया है, पहले तो कैरिंग अमाउंट इज 50, selling price is 48 and fair value is 45. What is the first comparison? Tell me.
fair value of 45 will be compared with the carrying amount of 50. सर carrying amount ज्यादा है, ये तो गड़बड़ हो गई. carrying amount fair value से ज्यादा नहीं, उसको कम करो 5 से. 5 से कम किए तो क्या होगा? लॉस होगा सर 5 का. ये जो लॉस होगा इसको कहाँ लेके जाएंगे? 5 का लॉस पीएनएल में लेके जाएंगे. ठीक है, तो अब मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो गया? वो कम हो गया सर 5 से, मतलब 45 पे आ गया. केस नंबर 2, सॉरी कंपैरिजन नंबर 2. अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करूं? आरसीए ऑफ 45 विल बी कंपेयर्ड विद द सेलिंग प्राइस ऑफ 48. सर बुक में अब 45 पे लिखा है, बिका 48 में, तो सर 3 का प्रॉफिट हो गया. ये जो प्रॉफिट है 3 का, सर इसको क्या इमीडिएटली पीएनएल में रिकॉग्नाइज करेंगे क्या? तो उसके लिए क्या देखना है, क्या आपका सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू के ऊपर गया क्या? तो सर फेयर वैल्यू कितना था? 45. सेलिंग प्राइस कितना है? 48. तो सर ये तो ऊपर चले गया. तो इसे क्या करना पड़ेगा? पीएनएल में ले जाएंगे क्या? आंसर इज नो. इसे हम करेंगे डिफर. ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं कि जो हमने यहां पे लिखे क्या वही चीज सही है क्या. तो यहां पे बोला गया है when the fair value 45, sale price 48, loss of 5 lakh to be immediately recognized by X Limited in its books. देखो हमने भी loss of 5 को immediately recognize कर दिए. Yes, and profit of 3 should be amortized or deferred over the lease period. ये profit को हमने भी क्या किए थे? डिफर किए थे. वही सेम चीज इन्होंने भी यहाँ पे बोला है. तो ये हमारा जो थंब रूल था ये प्रूव होता है कि वो वेरी सिंपल थंब रूल से हम इस चैप्टर का कोई भी, इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीज अंडर सेल एंड लीज बैक एज पर AS 19. आई होप आप सबको पूरी क्लैरिटी आई होगी. अगर ये जो नोट्स है जो यहाँ पे मैंने पूरे बनाए हैं, आपको ये नोट्स चाहिए तो डू कॉन्टैक्ट मी ऑन द बिलो मेंशन्ड सोशल मीडिया हैंडल्स और ऑन द मोबाइल नंबर गिवन, और यू कैन ऑल्सो मेल मी. एंड अगर कुछ भी आपको डाउट रहे तो कमेंट कीजिए इस वीडियो पे एंड लेट मी नो. इफ यू लाइक द वीडियो अगेन डू कमेंट एंड लेट मी नो. और आपको फ्यूचर कोई भी टॉपिक में वीडियोस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, यू वांट सम एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग समथिंग, सो कमेंट एंड डू लेट मी नो. थैंक यू सो मच.